हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग नया सीरीज़। आज के क्वेश्चंस है जीओसी से रिलेटेड। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है इसमें। जो बच्चे नीट जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से और देखें कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे दिया है कि एक कार्बन पे प्लस लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो हम लोग उसकी स्टेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कोई भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल अगर आप करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई होगा। जितना प्लस आई होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो आई थिंक आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अब ट्राई कर सकते हो खुद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है बेंजीन है। बेंजीन पे एक CH2 लगा हुआ है और CH2 पे क्या है, प्लस है। और यहाँ पे क्या है, OCH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि OCH3 क्या होता है, वो आपका प्लस M होता है, प्लस M होता है। तो ये जाहिर सी बात है, प्लस M है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, मतलब कि कार्बोकेटाइन को हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। सेकंड चीज़ है, सेकंड देखिए बेंजीन दिया हुआ है और वहाँ पे क्लोरीन है और ऊपर में क्या लगा है, CH2 प्लस। तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है आपको पता ही है कि ये -I होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन तो पहले ही से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसको Cl और ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहा है तो लेस स्टेबल होगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड जो है, इसमें थर्ड में क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे CH3 लगा है। तो CH3 क्या होता है, +I ग्रुप होता है। और उसके बाद NO2 है, जो NO2 ग्रुप भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को और ज़्यादा अनस्टेबल बनाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहला +M है, क्योंकि OCH3 क्या होता है, +M शो करता है। तो +M ज़्यादा हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाए। जैसे कि OCH3 जो ग्रुप है, OCH3, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे +I भी है, तो यहाँ पे +M शो कर रहा है और +M जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहला वाला। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, क्योंकि वहाँ भी +I लगा हुआ है। अब 1, 2 एंड 4 में डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। उसके बाद आपका Cl होता है। तो जाहिर सी बात है, NO2 जब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा तो उसके बाद आएगा सेकेंड, और उसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो फोर्थ। सबसे लास्ट लिस्ट स्टेबल अगर बोला जाए तो फोर्थ नंबर। तो इसमें आपको आंसर कौन सा होगा ये आप खुद ही देख सकते हो। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट इज राइट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था फर्स्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आपको, जब भी आपको देखना है कि इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन है कि कार्बोएनाइन है, वो डिपेंड करता है कि कार्बोएनाइन है कि क्या है। कभी भी कार्बोकेटाइन अगर रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I +M, ये सब होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग सबसे पहले एरोमेटिक देखते हैं। स्टेबिलिटी कभी देखा जाता है तो पहले एरोमेटिक देखा जाता है, उसके बाद फिर मेजोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्ट। तो यहाँ पे एरोमेटिक तो सब में है, बेंजीन रिंग है तो इससे तो होगा नहीं। मेजोमेरिक पहले वाले में था इसलिए सबसे ज़्यादा होगा। और तीसरे वाला में जो था हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा, इंडक्टिव बाद में आता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही वो चला जाएगा। तो मेजोमेरिक सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला वाला होगा, उसके बाद थर्ड वाला होगा,
और आपको पता ही है माइनस आई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे भी आपको हाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जाए कि मैक्सिमम किस में होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको समझा दूँ कि क्या होता है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जैसे डबल बॉन्ड है, मान लीजिए सी है, डबल बॉन्ड है, और इसको अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो जैसे ही कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बाहर रिलीज होगी। तो वही पूछा गया कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन किस में होगा। तो देखिए सभी साइक्लो हेक्सेन है, और आपको देखना है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों तो कम होगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो दो बॉन्ड है। तो 3 और 4 में देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, क्योंकि पहला दूसरा तो आपको पता ही चल गया कि उसमें केवल एक डबल बॉन्ड है, उसमें भी हीट ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मल्टीपल बॉन्ड। जितना मल्टीपल बॉन्ड होगा जितना मल्टीपल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ में देखना है कि कौन सा आंसर, क्योंकि दोनों में टाई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब इसमें देखिए कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डबल बॉन्ड आता है तो कॉन्जुगेशन देखा जाता है। तो फोर्थ में देखिए कॉन्जुगेशन है, डबल से सिंगल, उसके बाद क्योंकि डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और ये देख सकते हो डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू 4, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सबसे हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा, तो आंसर हो जाएगा 3rd। तीसरा वाला आंसर एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहला देखा जाता है कि डबल बॉन्ड किस में ज़्यादा है, जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अगर दोनों में टाई हो जाता है तो फिर देखा जाता है स्टेबिलिटी, जो लेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम है। तो 3rd एंड 4th में आप देख सकते हो, मैंने बता दिया। उसके बाद 37 जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जाता है जैसे कि बेंजीन होता है। अब बेंजीन पे अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप यहाँ पे लग गया, तो ये ग्रुप क्या होता है, अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जिसको बोलते हैं, और एक ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसको इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। तो अर्थो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अर्थो ये होता है, और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप उसको बोला जाता है। उसी एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, देख लीजिए इसमें चारों में सब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे कि CH3 हो गया, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो देखिए OH है, जिसके पास लोन पेयर रहेगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना। तो OH है, CH3 है, Cl है। अब देखिए 4 एंड 3rd तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, तो ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, इसको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो मेटा पे केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगा। तो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता था, ज़्यादा कर देता है। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कौन से जगह पे अटैक करेगा, अर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए कभी भी जब आप एरोमेटिक कंपाउंड में जब रिएक्शन करते हो तो हम लोग को देखना होता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बेंजीन ले लिया और यहाँ पे OH लगा दिया। तो OH क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा बेंजीन को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है अर्थो पे, और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास CH3 अटैक करता है प्लस, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये कहाँ पे जाएगा, अर्थो पे और पैरा पे। तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे एक हो जाएगा OH, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, और प्लस इसलिए आप देखते हो कि 2 प्रोडक्ट दिखता है। तो 2 प्रोडक्ट इसलिए दिखता है क्योंकि दोनों के पास वो अटैक कर सकता है। अब इसमें मेजर पूछा जाएगा तो मेजर हमेशा जानते हैं जहाँ पे
रिपल्सन कम होता है क्योंकि CH3 बल्कि ग्रुप है, OH है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों में रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या, दूर होने से एनर्जी कम होगी, तो स्टेबल वही होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो पैरा जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, तो देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे स्पेसिस जिसके पास लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन देता है जैसे अल्काइल ग्रुप, तो वो क्या होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सॉरी यहाँ पे बोला है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा इसको। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो OH-CH3 ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यहाँ देखिए, और Cl भी होता है, जो हेलोजन होता है वो भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए ये +M का काम करता है, क्योंकि इसके पास भी तो लोन पेयर है ना, 3 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मतलब इंक्रीज करेगा, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और NO2 ग्रुप तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, तो NO2 ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होता, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो क्लोरीन को भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि Cl सबको पता है कि -I ग्रुप है, तो ठीक है -I ग्रुप है ना, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग +M की बात कर रहे हैं और -M की बात कर रहे हैं, तो +M का मतलब होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है, जबकि आपको पता है कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर 3 लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाहिर सी बात है रिंग को देगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पे क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये रोटेट करता जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं ग्रुप होगा। तो आंसर पूछा है कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो OH-CH3 ये सब तो है, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा नहीं है, तो NO2 ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन एकदम सिंपल बताऊंगा मैं आपको। एरोमेटिक में क्या देखना रहता है, सबसे पहला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, पहला कंडीशन। दूसरा होना चाहिए कि हर कार्बन जो होता है वो sp2 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन या प्लेनर जिसको बोल सकते हैं, प्लेनर रहना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होता है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और क्या कोई साइक्लिक है। साइक्लिक तो सभी है, केवल यहाँ पे देखना होगा 4n+2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। पहला चीज़ ये वाला जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, मतलब ये 2 रिंग बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक रिंग नहीं है, इस तरह से बना दिया, तो ये तो पहले होगा ही नहीं, क्योंकि बाईसाइक्लिक जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्लेन जो होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला पहले ही प्लेनर ही नहीं है, तो प्लेनर कंडीशन है, तो प्लेनर होना चाहिए, तो प्लेनर नहीं है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा एक साइकिल है, ठीक है। अब इसमें चेक करना होगा 4n+2, तो 1 2 3, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है इसमें, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3 में कितना होगा, 6। अब देखते हैं कि 6 जो नंबर 4n+2 पाई में सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4n+2 पाई अगर आप लगाओगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 4n+2, अगर n की वैल्यू 1 लूँगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हर कार्बन sp2 होना चाहिए। तो अब देख लीजिए ये वाला जो है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा। आपको पता है जब 3 सिग्मा होता है तो क्या होता है, sp2 होता है, यहाँ भी sp2 है, सब जगह sp2 है, और यहाँ पे भी एक 2 ठो हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन प्लस लगने से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो सब कार्बन पे क्या है, sp2 है, तो sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक है, तो ये एरोमेटिक है।
इसमें देख लीजिए तो ये 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर n की वैल्यू 1 डालोगे 6 आएगा, 2 डालोगे 10 आ जाएगा। तो ये तो पहले ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे भी 1 2 3 और एक माइनस चार्ज, मतलब वो भी क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होगा, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। तो मैं बेसिक के बारे में बताया था आपको। बेसिक जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और इन्वर्सली तो क्या होता है माइनस आई। तो ये मैं आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्लस आई है कि माइनस आई है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास तो आपको पता है सभी में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास आपको पता है कि लोन पेयर होता है। पहले वाले में देखिए कि यहाँ पे एक बेंजीन लगा, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे NH लगा हुआ है, NH2, यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन ये पीएच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और सेकंड में भी अब अगर देखोगे तो यहाँ पे भी बेंजीन है और यहाँ पे NH है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि CH3 है जो प्लस आई होता है, तो ये दोनों में कॉमन है, इसमें कोई प्लस आई नहीं, इसकी अपेक्षा तो ये ज़्यादा मतलब बेसिक हो जाएगा। सेकंड में थर्ड में देखेंगे तो 2 बेंजीन लगा हुआ है, तो दोनों माइनस आई लगा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बेस हो जाएगा। अब फोर्थ में देखिए तो 3 pH है, तो ऐसे ही जितना ज़्यादा माइनस आई लगाएंगे उतना ज़्यादा लेस बेसिक होगा। तो इन चारों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपको यही लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कोई प्लस आई नहीं है, इसमें pH, इसमें सब में pH है, तो इसमें एक pH, इसमें एक pH है, लेकिन इसमें आई नहीं है, प्लस आई नहीं है, इसमें प्लस आई है, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। और ये तो 2 pH है, तो जितना ज़्यादा उसमें फिनाइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा लेस बेसिक होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका लेस बेसिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि स्टेबिलिटी अगर 2 टाइप के, अगर एक तो कार्बन पे प्लस आता है या तो कार्बन पे माइनस आता है। तो कार्बन प्लस रहता है, देखिए प्लस है तो प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर माइनस है तो माइनस आई से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम भी हो जाता है, क्योंकि मेजोमेरिक भी प्लस देता है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो प्लस एम मेजोमेरिक इफेक्ट जब तब होता है जब हमारे पास कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते हैं, उसको वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसको मेजोमेरिक बोलते हैं। मेजोमेरिक मतलब अदर देन कार्बन एटम। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल सिंगल, जैसे ये है तो डबल यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो ये क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस और मेजोमेरिक में क्या अंतर है, तो यहाँ डबल सिंगल डबल है, तो ये रेजोनेंस है। लेकिन मेजोमेरिक क्या होता है, अदर देन कार्बन, जैसे कि यहाँ पे NH2 कर दिया जाए, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल, और यहाँ पे लोन पेयर वो भी डबल के बराबर है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होगा, मतलब ये क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, लेकिन रोटेट तभी करेंगे जब उनको पाथ मिलेगा। अब डबल सिंगल डबल आएगा तो वो क्या हो, कॉन्जुगेशन में आ गया, डबल सिंगल लोन पेयर तो ये भी कॉन्जुगेशन में आ गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसलिए क्या होगा, ये रेजोनेंस, इसको हम लोग स्पेशल टाइप के रेजोनेंस, जिसको हम लोग मेजोमेरिक बोलते हैं। तो मेजोमेरिक और रेजोनेंस में आपको क्लियर होना चाहिए। मेजोमेरिक में मतलब रेजोनेंस ही है, लेकिन अदर देन कार्बन अगर रहता है तो हम लोग उसको मेजोमेरिक बोलते हैं, और अगर कार्बन ही रहता है तो वहाँ पर रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो हर मेजोमेरिक रेजोनेंस है, लेकिन हर रेजोनेंस मेजोमेरिक नहीं होता है, जैसे एग्जांपल में। तो इसमें पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको माइनस है, कार्बन पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो देख लीजिए ये फिनाइल ग्रुप है, आपको पता है माइनस खींचने वाला ग्रुप होता है, ये भी खींचने वाला ग्रुप है, और दूसरा इसमें एक और माइनस आई लगा हुआ है, तो 2-2 ठो खींच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये सब में देखिए ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देना, सब में बेंजीन है, बेंजीन को हटा दीजिए, इसमें कॉमन है। अब उसमें देख लीजिए प्लस आई है कि माइनस है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें माइनस आई लगा है, यहाँ पे प्लस आई लगा हुआ है, और यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ है। बोला है मोस्ट स्टेबल कौन है, तो अभी आपको पता है कि ये माइनस चार्ज है,
तो माइनस चार्ज जो होता है, माइनस चार्ज जो होता है कार्बन पे भी बताया था, जो कार्बन एनायन है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई है। तो ये तो प्लस आई तो लेस स्टेबल कर देगा। और इन तीनों में बात करें तो इसमें तो कोई माइनस आई है नहीं, इन दोनों में है, इन दोनों में ही टक्कर होगा, थ्री सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसमें देखिए ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, पैरा पे है, ये मेटा। तो कभी भी अगर आपको, अगर मान लीजिए कि CH2 माइनस है, यहाँ मेटा पे है NO2 ग्रुप, तो मेटा और पैरा में एक कन्फ्यूजन होता है कि फिर कौन सा मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर कोई पैरा पे रहता है और कोई मेटा पे रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो पैरा वाला करता है। ठीक है, पैरा वाला जो होता है ज़्यादा माइनस आई शो करता है एज कम्पेयर टू द मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे ये 3D स्ट्रक्चर है लेकिन आपको ये 2D में दिखाया गया है। तो ये क्या होता है कि प्लेन से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। ये प्लेन में ही रहता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड में, सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको एक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चन की